मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा एजेंडा है, हम मैकेनिज़्म को ही आगे लेके जाएंगे। तो मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने C3 साइकिल के बारे में देखा था कि C3 साइकिल जो है वो कहाँ पर, कौन से टाइप के प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो साइकिल है वो क्या है, कौन इसका सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, इसके बारे में जो भी जनरल पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए थे। फ्लो चार्ट हमने देखा था उसका। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उसी के आगे का, मतलब जो सेकंड टाइप है डार्क रिएक्शन का, C4 साइकिल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। C4 साइकिल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लेक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि हैच और स्लेक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो इसीलिए हम इसको हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें सिग्निफिकेंस देखेंगे। C4 साइकिल के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या महत्व होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन के अंदर C4 साइकिल। ठीक है, C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या है, हैच एंड स्लेक साइकिल। हैच एंड स्लेक साइकिल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, हैच एंड स्लेक। तो सबसे पहले अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें C4 साइकिल के अंदर, तो C4 साइकिल जो है सबसे पहले देखा गया था शुगर केन के अंदर, या सबसे पहले डिस्कवर किया गया था गन्ने में। ठीक है, शुगर केन या फिर गन्ने में सबसे पहले C4 साइकिल जो है वो डिस्कवर किया गया था। और उसके बाद में अभी मोस्ट ऑफ जो डाइकोट प्लांट्स हैं, है ना, बहुत सारे द्विबीजपत्री जितने प्लांट्स हैं उनकी जो फैमिलीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें यूफोरबिएसी है, कंपोजिटी है, इसके अलावा ग्रेमिनी की बात करें, ग्रेमिनी के अंदर भी मोस्ट ऑफ प्लांट्स में C4 साइकिल देखने को मिलता है। लेकिन ग्रेमिनी में हमने कल बात करी थी, फॉर एग्जांपल हमने देखा था गेहूं, है ना, वीट, इसके अलावा राइस देखा था। तो गेहूं, राइस, इनके अंदर तो होता है आपका C3 साइकिल। और इसके अलावा बहुत सारे जो आपके मेंबर हैं ग्रेमिनी फैमिली के, फॉर एग्जांपल हम बात करें मेज़ की, मक्का जो है उसमें C4 साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से C4 साइकिल अब जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। लेकिन सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात करें तो वो शुगर कैन के अंदर ही मानी गई है। ठीक है, C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लेक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैच एंड स्लेक साइकिल। ठीक है, हैच एंड स्लेक साइकिल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बात करते हैं C4 साइकिल में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्यों डिफरेंट है ये C3 साइकिल से, क्या होता है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो C3 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, कुल मिलाकर के डिफरेंस क्या है। तो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में एनवायरनमेंट में उपस्थित जितनी भी CO2 होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको स्थिरीकृत किया जाता है। तो सेम चीज जब हमने C3 साइकिल के अंदर देखी थी, तो वहां पर C3 साइकिल के अंदर CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला जो मेंबर था, या CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला जो प्रोडक्ट था वो क्या था, RUDP, राइबोलोस डाइफॉस्फेट या राइबोलोस 1,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, RUBP भी बोलते हैं हम इसको। तो एनवायरमेंटल CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या था, RUDP। और ये RUDP जो था वो 6 कार्बन वाला था, और ये कन्वर्ट होता है एनवायरमेंटल CO2 के साथ बाइंड होकर के सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाता है वो 3 कार्बन वाला बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3PGA। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए हम उस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, केल्विन बेंसन चक्र। अब वैसे ही मैंने आपको बताया था कि इन C4 साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि यहाँ पर एनवायरमेंटल CO2 को जो एब्जॉर्ब करने वाला या संश्लेषित करने वाला, या हम बोल सकते हैं स्थिरीकृत करने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं PEP। ठीक है, मतलब कि जो एनवायरमेंटल CO2 है उसको स्थिरीकृत करने वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन है, 3 कार्बन वाला, उसका नाम है PEP, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो ये जो PEP है, ठीक है, ये एनवायरमेंटल CO2 के साथ में बाइंड होकर जुड़ करके
जो प्रोडक्ट बनाता है, या फिर हम बोले C4 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या है, 4 कार्बन वाला है और वो है OAA, स्टैंड्स फॉर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला है और वो OAA है, मतलब कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। 4 कार्बन वाला होने के कारण हम इस चक्र को, हम इस साइकिल को C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक बातें हो गई। और सबसे पहले जो है वो डिस्कवर हुआ था शुगर केन के अंदर 1966 में, हैचेस फ्लैग का इनके ऊपर काम था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर या 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, C3, C4 और केम। तो ये तीनों एक स्टेप्स नहीं है, ये तीनों अलग अलग प्रकार हैं, मतलब कि C3 प्लांट्स अलग अलग हैं, C4 प्लांट्स अलग अलग हैं और केम प्लांट्स जो है वो अलग अलग है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सारी जो फैमिलीज मैंने अभी आपको बताई, जैसे यूफोरबिएसी है, मोस्ट ऑफ मेंबर है ना, मतलब सारे मेंबर हम नहीं काउंट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ मेंबर इस फैमिली के ऐसे हैं जिनके अंदर C4 साइकिल जो है वो चलता है। इसके अलावा हम बात करें तो यूफोरबिएसी के अलावा कंपोजिटी है, एस्टेरेसी है, ग्रेमिनी है, शुगर कैन है, मेज है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है इसके। अब हम बात करते हैं कि C4 साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो C4 साइकिल जो है या फिर C4 प्लांट्स जो है, उनकी लीफ के अंदर स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो लीफ है उसकी एनाटॉमी किस प्रकार की होती है। जनरल लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, हम सबको पता है कि लीफ की जो एनाटॉमी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल, है ना, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जनरली देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सेंटर में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं। काय की सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं हमारी जाइलम और फ्लोएम की। ठीक है, क्योंकि लीफ के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर से कवर अप होते हैं, जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं। और यहाँ सबसे नीचे की तरफ वापस से आपके क्या आ जाएगी, लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पर हमारे पास में लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो जैसे हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी हो जाएगी अपर एपिडर्मिस।
ठीक है, ये हमारी हो जाएगी लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेल्स हैं ये मेसोफिल की सेल्स कहलाती हैं। और यहाँ पर आप जो ये राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब कि ये जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे वेस्कुलर बंडल। मतलब कंबाइंडली हम इनको वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, संवहन पूल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा संवहन पूल जो है, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो जिस स्ट्रक्चर से घिरे हुए होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बंडल शीथ। तो इस प्रकार से एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है लीफ का C4 प्लांट्स के अंदर वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइकॉम कहलाता है। ठीक है, ट्राइकॉम जैसा रूट में रूट हेयर्स होते हैं, वैसे ही आपके जो आपकी लीफ वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पर ट्राइकॉम प्रेजेंट होते हैं। तो अपर एपिडर्मिस, ठीक है, क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट होती है जनरली। मेसोफिल्स हो गया, ठीक है, मेसोफिल के बाद हम बंडल शीथ, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें हम देख सकते हैं कि मेसोफिल और बंडल शीथ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बंडल शीथ है उसका जो अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं कि बंडल शीथ जो है वो इस प्रकार से एक माला के समान या एक राउंड स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्कुलर बंडल जो है वो कवर अप होते हैं थ्रू द बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ की सेल से ये वेस्कुलर बंडल हम किसको बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम को। तो यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल जो है वो उपस्थित होते हैं और ये वेस्कुलर बंडल आपके किसके थ्रू अलग रहते हैं या फिर किसके थ्रू घिरे हुए रहते हैं? तो इस बंडल शीथ की कोशिकाओं के थ्रू। तो कुल मिलाकर के ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है और यही C4 प्लांट की एक विशेषता मानी जाती है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल जो हैं वो गोल माला के समान कोशिकाओं से घिरे हुए रहते हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। क्रेन्ज एनाटॉमी। ठीक है, ये तो हो गई बंडल शीथ सेल्स, ये हो गया हमारा जाइलम और ये हो गया हमारा फ्लोएम। ठीक है, तो C4 प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें ये इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी, जो कि C4 प्लांट्स का एक मेन कैरेक्टर माना जाता है। C4 प्लांट्स की लीफ का एक मेन कैरेक्टर माना जाता है। क्रेन्ज एनाटॉमी का मतलब होता है, क्रेन्ज जो टर्म है वो एक जर्मन लैंग्वेज का टर्म है, जर्मन भाषा का एक टर्म है जिसका हिंदी में मतलब होता है मोतियों की माला। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? मोतियों की माला। मतलब कि एक माला की जैसी स्ट्रक्चर है जो कि जाइलम और फ्लोएम को कवर करके रखता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं C4 प्लांट्स के अंदर क्रेन्ज एनाटॉमी का पाया जाना इनकी एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू जो चलता है C4 का वो ये है। इसके बाद में अगर हम बात करें C4 साइकिल क्या है, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि C4 प्लांट्स जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अगर हम बात करें कि C4 साइकिल जो है वो किस प्रकार से होती है, तो C4 साइकिल कहाँ पर होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है, पत्तियां जो होती है, उसमें दो तरीके के क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं या दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट रीजन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मेसोफिल और एक है बंडल शीथ। एक तो है मेसोफिल और एक है बंडल शीथ। ठीक है, तो जो C4 साइकिल है वो इन दोनों ही प्लेस के अंदर होता है अल्टरनेट फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के इसकी लीफ में हम बात करें तो दो मेन रीजन है, एक तो मेसोफिल और एक बंडल शीथ। इसका मतलब जो C4 साइकिल है वो इन दोनों ही जगहों पर होता है। इसका मतलब कि जो CO2 को वातावरण से CO2 को एक्सेप्ट करने वाला या स्थिरीकृत करने वाला जो कंपोनेंट है वो इन्हीं में से किसी एक के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में वो फर्दर नए नए कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP या NADPH2 को यूज करके ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक बेसिक चीज है। इसके बाद में हम C4 साइकिल कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PPT में, हम देख लेते हैं इसका जो प्रेजेंटेशन है हमारे पास में।
हैच एंड स्लेग साइकिल और C4 साइकिल, ठीक है, C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लेग साइकिल। हैच एंड स्लेग साइकिल इन मोस्ट प्लांट्स कार्बन जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन अकर्स थ्रू द केल्विन साइकिल, मतलब मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर कार्बन का जो डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण करना या स्वांगीकरण करना, वो जो है वो आपके केल्विन साइकिल के थ्रू होता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन सच प्लांट्स इज द कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, विथ 3 कार्बन एटम। मतलब कि हमने पहले बात करी थी उस अकॉर्डिंग जो C3 साइकिल है बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सच अ साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल एंड द प्लांट्स इन दिस साइकिल इज फाउंड आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। जिन प्लांट्स के अंदर यह साइकिल जो है वो देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं C3 प्लांट्स। But in some plants 4 carbon compound become oxaloacetic acid by not making the first permanent product 3 carbon compound. Such a cycle is called known as C4 cycle and the plants in which it is found are called C4 plants, ठीक है। इस तरीके के प्लांट जिसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का ना बन के 4 कार्बन का बनता है उसको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। तो ये C4 साइकिल है, उसके अलग अलग नाम है, जैसे हमने C3 साइकिल के डिफरेंट नेम देखे थे वैसे ही C4 साइकिल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो द साइकिल इज नॉन बाय मेनी नेम्स सच एज डी कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डी कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब विघटन होना उसका, बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे, हैच एंड स्लेग साइकिल, ठीक है, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, किसने बोला था ये, तो आपका कार्पिलोव ने 1970 में बताया था। C4 साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 टाइप्स ऑफ लीफ सेल्स, मतलब C4 साइकिल जो है वो 2 प्रकार की लीफ सेल्स के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा एक तो मेसोफिल सेल के अंदर और दूसरा होता है आपका किसके अंदर, तो बंडल शीथ के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि लीफ सेल्स या फिर मेसोफिल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके अलावा बंडल शीथ के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अब C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने बोला कि C4 साइकिल जो है वो C4 प्लांट्स की जो लीफ है उसमें 2 तरीके के सेल्स होते हैं या 2 तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेसोफिल की और सेकंड होता है हमारे पास में बंडल शीथ। कैसे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमने बोला है कि C4 साइकिल इन दोनों के अंदर कंप्लीट होने वाला एक साइकिल है, ठीक है। तो क्या होता है इनके अंदर, सबसे पहले हम बात करें मेसोफिल की, तो हमने बात करी कि जो एनवायरमेंटल CO2 है, एनवायरमेंटल CO2 को स्थिरीकृत करने वाला जो कंपाउंड था वो क्या था, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और यहाँ पर प्रेजेंट थी हमारी एनवायरमेंटल CO2। मतलब कि जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ पर प्रेजेंट है, लीफ मेसोफिल के अंदर, वो एनवायरमेंटल CO2 के साथ में बाइंड होता है और एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं OAA। ये 3 कार्बन वाला है क्योंकि ये CO2 के साथ मिला, 4 कार्बन कंपोनेंट में ये चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप होती है कहाँ पर, लीफ मेसोफिल के अंदर। अब सेकंड में जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है जो OAA है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये जो प्रोसेस होती है PEP जब इसमें कन्वर्ट होता है तो इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो कहलाता है पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। PEP कार्बोक्सिलेज या पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो हमारे पास में OAA है ये क्या करता है, जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट या मैलिक एसिड में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है जल्दी किसमें, मेलेट में। अब ये जो मैलेट है ये पहुंच जाता है कहाँ पर,
बंडल शीथ के अंदर या बंडल शीथ की सेल्स के अंदर। हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे बाद में इसका। तो अब हमने देखा कि ये मेलेट कहाँ पर आ गया है, बंडल शीथ के पास में, ठीक है। अब बंडल शीथ में आने के बाद में ये जल्दी ही विघटित हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, दो पार्ट्स के अंदर, एक तो बनाता है CO2 और एक बनाता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेस या फिर मेलिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो शीघ्र ही मतलब जल्दी ही ये मेलेट जो है वो क्या बना देता है, CO2 और पायरुवेट बना देता है। अब यहाँ पर इन दोनों का स्पेसिफिक रोल होता है। यहाँ पर जो बनने वाली CO2 है ये तो क्या करती है, वापस से C3 साइकिल करने लग जाती है, मतलब कि C3 साइकिल के अंदर है ना। यहाँ पर ये जो रिलीज होने वाली CO2 है किसके विघटन से बनी थी, मेलेट के विघटन से बनने वाली जो CO2 है वो तो अगेन C3 साइकिल करने लग जाती है, मतलब कि क्या बना देगी, 3PGA बना देगी और एट द एंड यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। क्योंकि C3 साइकिल हमने कल देखा था तो वहां पर एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज का फॉर्म होता है। तो सेम चीज है, यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला कौन है, RUBP या RUDP, ठीक है। जब ये RUDP इस CO2 के साथ में बाइंड होगा, एंजाइम कौन सा काम करेगा यहाँ पर, रुबिस्को। तो ये रुबिस्को एंजाइम की सहायता से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा 3PGA, ठीक है। ये 3PGA हमने देखे थे, उसके कंपोनेंट फर्दर जो भी प्रोडक्ट बनते जा रहे थे एट द एंड क्या फॉर्म कर देता है, ग्लूकोज फॉर्म कर देता है। तो CO2 का तो ये यूज हो गया। अब बचा हमारे पास में पायरुवेट। तो ये पायरुवेट वापस से चला जाता है कहाँ पर, मेसोफिल के अंदर। ये पायरुवेट जो है वो वापस से कहाँ आ जाता है, मेसोफिल के अंदर, जहां पर ये फॉर्म करता है PEP, मतलब कि मेसोफिल सेल्स में आने के बाद में ये वापस से जो प्रोडक्ट है या CO2 को ग्रहण करने वाला जो स्टेबलाइज प्रोडक्ट है वो बना देता है और PEP का वापस से फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब वापस से PEP बन जाएगा तो PEP एनवायरमेंटल CO2 को क्या करेगा, स्थिरीकृत करेगा और ये साइकिल कंटिन्यूअसली वैसे ही चलता रहेगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि C4 साइकिल जो है वो C4 प्लांट्स की लीफ के अंदर होने वाला एक साइकिल है जो कि लीफ की दो प्रकार की सेल्स के अंदर कंप्लीट होता है। वो दो सेल्स है मेसोफिल और बंडल शीथ। नेक्स्ट हमने बात करी मेसोफिल में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है PEP और वो हमने देखा कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो एनवायरमेंटल CO2 के साथ में बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद में एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्जेलो एसिटिक का निर्माण जो है वो एक एंजाइम्स की सहायता से होता है और इस एंजाइम का नाम है पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है, PEP कार्बोक्सिलेज। अब ये जो OAA बना है वो शीघ्र ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट में या मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कहाँ पहुंच जाएगा, बंडल शीथ की सेल्स के अंदर। क्योंकि आपने अभी देखा था मेसोफिल और बंडल शीथ जो है वो इतना दूर नहीं होता है, पास ही होते हैं, तो ये तुरंत ही कहाँ पहुंच जाता है, बंडल शीथ में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद में ये विघटित होता है। तो विघटित होने के बाद में दो चीजें बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाएगा CO2, सेकेंड ये बनाएगा पायरुवेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा CO2 का क्या हुआ और पायरुवेट का आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर बनने वाली जो CO2 थी वो तो आपकी C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि C3 साइकिल में CO2 को स्थिरीकृत करने वाला सबसे पहला जो CO2 का ग्राही या एक्सेप्टर हम जिसको बोलते हैं वो कौन है, RUDP, ठीक है। ये RUDP क्या करता है, CO2 के साथ में बाइंड हो जाता है और विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को की सहायता से ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना देता है 3PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फर्दर हम देखते हैं कि लास्ट में यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। ये तो बात हो गई CO2 की। नेक्स्ट अगर हम बात करें पायरुवेट की, तो पायरुवेट का क्या होता है, पायरुवेट जो है वो अगेन चला जाता है मेसोफिल की सेल्स के अंदर और मेसोफिल की सेल्स के अंदर जाने के बाद में ये PEP बना देता है। तो इस प्रकार से PEP बनने के बाद में वो जो प्रोसेस थी CO2 को स्थिरीकृत करने की वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से C4 साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर C3 साइकिल का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो C3 साइकिल के अंदर बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि C4 साइकिल जो है वो इस प्रकार से लीफ की मेसोफिल और
बंडल शीट के अंदर कंप्लीट होता है। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें, ये तो हमारा एरिया हो गया म्यूजोफिल वाला, और ये हमारा हो गया बंडल शीट वाला। ठीक है, यहाँ से हमारी आती है एनवायरमेंटल CO2। ठीक है, तो ये हो जाएगी एनवायरमेंटल CO2। ठीक है, तो ये जो CO2 है, ठीक है, सबसे पहले एनवायरमेंटल CO2 प्लस यहाँ पर कौन था, PEP। हमने बात करी PEP कैसे बनता है, ये फर्दर चेंज हो जाता है, क्या फॉर्म करता है, OAA। ठीक है, और OAA यहाँ पर बना देगा क्या, मैलेट। अब यहाँ पर अलग अलग एंजाइम काम करते हैं, जैसा कि हमने बात करी थी। यहाँ पर काम करने वाला जो एंजाइम है वो है पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पर जो काम करता है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, मैलेट या मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पर हमारा एक NADPH2 NADP मतलब एक NADPH2 यूज होता है। ठीक है, NADP फॉर्म होता है। अब ये मैलेट जो है, ठीक है, ये कितने कार्बन वाला है, ठीक है, कुल मिलाकर के 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। ये पहुंच जाता है कहाँ पर, बंडल शीट के अंदर। बंडल शीट में जाने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में 2 चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा पायरुवेट और एक बनेगा CO2। ठीक है, ये जो CO2 है वो क्या करेगा, यहाँ पर C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम बात करें C3 साइकिल की तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये CO2 पार्टिसिपेट करेगा किसमें, C3 साइकिल में। और C3 साइकिल में यहाँ पर कौन होता है, RUDP, जो इस CO2 को एक्सेप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, तो एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा 3PGA और एट द एंड ये क्या करेगा, ग्लूकोज फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई CO2 की। अब हम बात करें पायरुवेट की, तो पायरुवेट अगेन कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और क्या फॉर्म कर देगा, PEP। यहाँ पर हमारा जो है वो यूज होता है ATP और क्या फॉर्म करता है, AMP। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा एक साइकिल है एनवायरमेंटल CO2 से स्टार्ट था, या फिर हम बात करें तो बंडल शीट मीजोफिल के अंदर क्या क्या होता है, बंडल शीट के अंदर क्या क्या होता है, कहाँ पर कौन सा एंजाइम का पार्टिसिपेट करता है, तो इस प्रकार से जो है हमारा C4 साइकिल जो है वो होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल CO2 पेप के साथ बाइंड हुआ, OAA बनाया, मैलेट बनाया, मैलेट यहाँ आया, यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन हुआ, विघटन हुआ, विघटन होने के बाद में CO2 का तो यूज़ हो गया C3 में फॉर द मेकिंग ऑफ ग्लूकोज, और मैलेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, या मैलेट जो है वो CO2 और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये पायरुवेट वापस से यहाँ पर आ जाता है और अगेन ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो इस प्रकार से हम एक एज अ फ्लो चार्ट C4 साइकिल को समझ सकते हैं। हम PPT में देख लेते हैं। C4 साइकिल
तो C4 साइकिल की अगर हमने बात करी तो इन मेसोफिल सेल्स द मेसोफिल सेल इज द, अब सबसे पहले हम मेसोफिल में क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इन द मेसोफिल सेल्स इज द फर्स्ट एज्यूम्ड बाय फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के थ्रू ये सबसे पहले क्या होता है, CO2 जो है वो जुड़ती है। तो द CO2 एंड पेप मॉलिक्यूल कंडेंस टू फॉर्म ऑक्सिलोएसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, मतलब कि ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं OAA के अंदर। बंडल शीथ में क्या होता है, इन द बंडल शीथ सेल्स क्लोरोप्लास्ट द मैलिक एसिड, मतलब बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट, the malic acid is broken down into CO2 and pyruvic acid by the decarboxylation, ठीक है, decarboxylation की प्रोसेस के कारण मैलिक एसिड जो होता है वो CO2 और पायरुविक एसिड में टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस एक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये जो प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम के थ्रू कंप्लीट होती है, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के थ्रू। CO2 made from the decarboxylation of malic acid consisting of RUDP राइबुलोज डाइफॉस्फेट, या फिर हम बात कर सकते हैं राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट प्रेजेंट इन द बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ कोशिकाओं में उपस्थित जो आपका RUDP है उसके साथ में बाइंड होने के बाद में ये क्या फॉर्म कर देता है, 3-PGA फॉर्म कर देता है। दिस एक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय RUDP कैस एंजाइम, हम इसको क्या बोलते हैं, रुबिस्को। फिर हम बात करें द पायरुवेट फॉर्म्ड इन द अबाउ एक्शन इज देन ट्रांसफर्ड टू द मेसोफिल सेल्स, मतलब अब ये मेसोफिल पायरुवेट जो था वो मेसोफिल में चेंज पहुंच जाता है, वेयर इट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप CO2 रिसेप्टर, ठीक है, इधर पहुंच जाता है, वापस से क्या बना देता है, पेप बना देता है। और पेप क्या करता है, पेप है क्या, CO2 का फर्स्ट रिसेप्टर है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डाइकाइनेस विद द हेल्प ऑफ ATP की सहायता से ये सारी प्रोसेस जो है वो करता है। लास्ट जो बात करें हम अगर C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स जो है वो कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इन फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज 2 to 3 times higher than the C3 प्लांट्स, मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो C3 प्लांट्स की तुलना में डबल या ट्रिपल होती है। The main reason for this, the stabilization of CO2 by PEP carboxylation enzyme, क्योंकि CO2 का जो स्थिरीकरण होता है वो यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से होता है। और ये जो एंजाइम है हैव अ हाई एफिनिटी फॉर CO2, मतलब CO2 को बांधने की क्षमता जो है, बंधुता जो होती है वो आपके पेप कार्बोक्सिलेज में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रुबिस्को। For CO2 due to this property of enzyme, C4 plants also absorbed the very low concentration of CO2 present in the atmosphere, मतलब कि वातावरण में अगर बहुत कम कंसंट्रेशन है CO2 की तो भी उसको वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है वो रखते हैं, which also does not affect the rate of photosynthesis, जबकि इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनकी तुलना में C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर CO2 को स्थिरीकृत करने वाला जो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, उसमें जो एफिनिट पावर होती है CO2 को एक्सेप्ट करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रुबिस्को, क्योंकि यह एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सब बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट CO2 को भी क्या कर सकते हैं, स्थिरीकृत कर सकते हैं। The availability of CO2 in the desert plants in which the pores are partially open is usually small, में maintain high rate of photosynthesis, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर भी जो है ये CO2 की उपलब्धता मतलब कम रहती है, ऐसी जगहों पर भी ये प्रकाश संश्लेषण की दर को या फोटोसिंथेसिस की रेट को उच्च बनाए रखने के लिए, हाई बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमारा C4 साइकिल जो है वो चलता है, C4 प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है।